मैंने पापा की वसीयत कई बार पढ़ी थी, जिसे देखकर मेरा खून खौल रहा था। एक दिन पहले ही मुझे लंदन से अचानक हिंदुस्तान आना पड़ा, क्योंकि मेरे पापा की डेथ हो चुकी थी। अपने पापा के अंतिम संस्कार के बाद जब उनके वकील ने मुझे उनकी वसीयत दी, तो उसे देखकर मैं गुस्से से लाल हुआ था। मैं लंदन में पेट्रोल पंप पर काम करता था। जो तनख्वाह मुझे मिलती रही, मैं अपने मामूली से खर्चों के पैसे निकाल कर भी सब हिंदुस्तान पापा को भेज देता था, और पाई पाई जमा करके और कुछ अपने गांव की ज़मीनें बेचकर मेरे पापा ने दिल्ली जैसे शहर में घर और कुछ दुकानें खरीद ली थीं। मैं पिछले 10 साल से पैसे भेज रहा था। मैं 17 साल की उम्र में ही लंदन चला गया था और अब 27 साल का हो चुका था। यूं अचानक पापा की मौत का सुनकर वापस आने के लिए मेरी नौकरी भी छूट गई थी, क्योंकि वो लोग मुझे छुट्टी देने को तैयार न थे। मुझे ये भी सहारा था कि जो भी मैंने पैसे घर भेजे हैं, वो सब मेरे बाप ने मेरे लिए संभाल कर रखे होंगे। इसलिए दिल्ली जाते ही कोई छोटा मोटा सा काम करके अपना घर बसा लूँगा। लेकिन पापा की वसीयत ने तो मेरे होश उड़ा के रख दिए थे। वसीयत में लिखा था कि लंदन जाने के लिए तुम्हें पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने अपनी ज़मीनों का कुछ हिस्सा बेचकर तुम्हें पैसों का इंतजाम करके दिया था। इसलिए इस घर पर और पापा की बाकी जायदाद पर सिर्फ और सिर्फ सुनैना का हक है। तुम्हारा हिस्सा तुम्हें पहले ही मिल चुका है, जब तुम लंदन गए थे तब। ये पढ़कर मेरा सर बुरी तरह से चकरा गया था। वो एक पागल कम उम्र सी मेरी बहन, जिसका पागल खाने में इलाज चल रहा था, पापा ने कैसे सब कुछ उसके नाम कर दिया। चलो, ये इतनी बड़ी बात उस समय ना होती जब प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा ही सुनैना के नाम होता और मैं उस पागल से स्टाम्प पेपर पर साइन करवाकर सब कुछ अपने नाम कर लेता। लेकिन पापा की बेहिसी और खुदगर्जी की हद न थी। साथ में ये भी लिखा था कि पापा की सारी जायदाद वही ले सकता है जो सुनैना से शादी करेगा और उसे तलाक नहीं देगा, ना ही कभी दूसरी शादी करेगा। मतलब मेरी सालों की मेहनत मेरे बाप ने कुएं में डाल दी थी। मेरे हाथ एक फूटी कौड़ी तक नहीं छोड़ी थी। पापा की जायदाद अब करोड़ों तक पहुंच चुकी थी, जो कभी उन्होंने लाखों की खरीदी थी। पापा की वसीयत पढ़कर मेरा गुस्से से बुरा हाल था। भला इस तरह की वसीयत का क्या मकसद था? पापा किसी गैर को कैसे अपनी जायदाद दे सकते थे? चलो, मैं सुनैना की शादी किसी से करवा भी देता, तब भी मेरे हाथ तो कुछ भी नहीं आना था, क्योंकि मुझे तो अपने ही बाप के घर में रहने की इजाज़त तक न थी। इस घर में भी वही रह सकता था जिसकी शादी सुनैना से होती। ये अजीबोगरीब वसीयत के साथ एक खत भी था, जो पापा ने मेरे नाम लिख छोड़ा था। लेकिन मुझे पापा पर इस कदर गुस्सा आ रहा था कि मैंने वो सब कुछ एक दराज में फेंक दिया। पापा का लिखा हुआ आखिरी खत मुझे पढ़ने का मन ही नहीं हुआ। मुझे पता था जरूर मुझसे विनती की गई होगी कि सुनैना पागल है, उसे प्रॉपर्टी की ज़रूरत है। प्रॉपर्टी के लालच में कोई उसे शादी कर लेगा और उसे ज़िंदगी भर संभालता रहेगा। तुम मर्द हो, तुम अपना इंतजाम खुद कर लेना। इसी तरह की बातें पापा ने खत में लिखी होंगी, और मेरा दिल बिल्कुल भी खत पढ़ने को नहीं हुआ। इसीलिए मैंने वो खत दराज में डालकर दराज को बंद कर दिया। दूसरे दिन वो वकील मेरे पास आया और कहने लगा, आपको ये घर खाली करना पड़ेगा। आप इस घर में सिर्फ और सिर्फ सुनैना की मौजूदगी या उसकी रजामंदी से ही रह सकते हैं। मैंने गुस्से और हैरत के मिले जुले भाव से कहा, वो पागल है, उसके अंदर इतनी समझ नहीं कि वो अपनी रजामंदी दे सके। और फिर मैं उसका भाई हूँ, ये मेरे ही बाप का घर है। मेरी बात सुनकर वकील कहने लगा कि वसीयत भी आपके ही बाप की बनाई हुई है। आपके पास आज शाम तक का समय है। या तो सुनैना को आप वापस इस घर में लेकर आएं, या फिर मैं शाम को आपको इस घर से निकाल कर घर को ताला लगा दूंगा। वकील ये कहकर वहां से चला गया और मेरा जी चाहा अपना सर दीवार पर दे मारूं। सुनैना उम्र में 22 साल की थी, लेकिन उसकी अक्ल 10-12 साल के बच्चे की थी। फिर उसे गुस्से में चीजें उठा उठा कर मारने की भी आदत थी। मैं कैसे उसे घर लेकर आ सकता था? वो तो मेरे पीछे से मोहल्ले के बच्चों का जीना दूभर कर देती। मैं अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था, लेकिन मेरे बाप ने मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं छोड़ा था। मैं दोपहर को ही सुनैना को लेने मेंटल हॉस्पिटल पहुंच गया था और डॉक्टर से कहा कि मैं सुनैना का भाई हूं और उसे वापस ले जाने के लिए आया हूं। डॉक्टर पहले तो राजी नहीं हो रहा था सुनैना को मेरे पास भेजने के लिए। कहने लगा, सुनैना के फादर ने सुनैना को यहाँ एडमिट कराया है और हम उनकी रजामंदी के बगैर सुनैना को आपके साथ नहीं भेज सकते। मैंने डॉक्टर से कहा, मैं सुनैना का भाई हूँ और मेरे पापा की डेथ हो चुकी है, इसलिए अब सुनैना की देखभाल की जिम्मेदारी मेरी है। मेरी बात सुनकर भी पता नहीं क्यों डॉक्टर सुनैना को मेरे साथ भेजने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं हो रहा था। और जब मैंने डॉक्टर को धमकी दी कि तुम मुझे मेरी बहन को यहाँ से ले जाने से रोक नहीं सकते, मैं तुम्हारी कंप्लेंट करूँगा, तब डॉक्टर थोड़ा लाइन पर आया और सुनैना को मेरे साथ भेजने पर राजी हुआ।
डॉक्टर ने मुझे कुछ कागजात पर साइन करवाए और नर्स से कहा कि सुनैना को लेकर आओ। कुछ देर बाद एक जवान और बेहद हसीन लड़की हाथ में एक डॉल पकड़े लंबे खुले बालों के साथ खड़ी मुझे टुकर टुकर देख रही थी। मैं 10 साल बाद उसे देख रहा था। किसी भी एंगल से तो नहीं लग रहा था कि वो पागल है। कोई भी उसके हुस्न को देखकर उससे नजरें हटाना भूल सकता था। 10 साल पहले देखा था, खूबसूरत तो वो तब भी थी, लेकिन अब तो उसने और भी रंग रूप निकाला था। वो डरी सहमी सी मुझे देख रही थी। डॉक्टर ने कहा, ये तुम्हारे भाई हैं, तुम्हें लेने आए हैं, तुम अब इनके घर पर रहोगी। ये सुनकर ना जाने क्यों उसकी रंगत उड़ गई थी। कहने लगी, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं सिर्फ अपने पापा के पास जाऊंगी, मुझे मेरे पापा के पास ले चलो। पापा के अलावा मैं किसी के पास नहीं जाऊंगी, सब मुझे मारते हैं। मैं कौन सा उसे अपने घर पर ले जाना चाहता था। मेरी बला से पड़ी रहे मेंटल हॉस्पिटल में, उसे घर ले जाना बस मेरी बहुत बड़ी मजबूरी थी। मजबूरन मुझे खड़ा होना पड़ा। मैं सुनैना के सामने आया। मैंने कहा, सुनैना, मैं तुम्हारा आशी भाई, देखो, गौर से देखो और मुझे पहचानो। मैं तुम्हें पापा के पास भी ले चलूंगा, लेकिन फिलहाल अभी तुम्हें मेरे साथ मेरे घर रहना होगा। पापा भी बाहर गए हैं, जब आ जाएंगे तो तुम्हें पापा के पास भी ले जाऊंगा। जब मैंने उसे याद दिलाया तो वो मुझे गौर से देखने लगी और फिर शायद मुझसे याद आ गया था। वो एकदम खुशी से चौंकी थी। आशी भाई? मैंने कहा, हाँ, तुम्हारा आशी भाई। और फिर मैंने जेब से चॉकलेट निकाली, जिसे देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई थी। मैंने कहा, सुनैना, मेरे साथ चलो, मेरे पास ऐसी बहुत सारी चॉकलेट्स हैं, मैं वो तुम्हें सारी दे दूंगा। मेरी बात सुनकर उसने मेरे हाथ से चॉकलेट ले ली और मेरे साथ जाने को तैयार हो गई। मैं उसे सबसे पहले बाजार ले गया, उसे अच्छी अच्छी कई ड्रेस खरीद कर दी। वकील के आने से पहले उसका हुलिया मैं कुछ ठीक कर देना चाहता था। वो मेरे साथ बहुत खुश थी। मैंने उसके लिए कुछ अच्छी ड्रेस खरीदी, लेकिन जैसे ही मैं वापस जाने लगा, सुनैना की नज़र एक टॉय शॉप पर जाकर टिक गई। कहने लगी, आशी भाई, मुझे खिलौने लेने हैं। वो मुझे अक्षत कहने की बजाय आशी भाई कहकर बुलाया करती थी। मैं उसे टॉय शॉप पर ले गया। मुझे लगा वो एक डॉल खरीदेगी, लेकिन उसने तो बहुत से अलग अलग तरीके के खिलौने उठाने शुरू कर दिए। फिलहाल इतने पैसे मेरी जेब में अभी नहीं थे। मैंने सुनैना को बड़े प्यार से कहा, अभी तुम कोई एक डॉल ले लो, मैं तुम्हें कल बहुत सारे खिलौने लेकर दूंगा। लेकिन वो जिद करने लगी और फिर मुझे सुनैना पर गुस्सा सा आने लगा। मैंने उसे सारे खिलौने छीनकर वापस रखे, उसका हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती गाड़ी में बैठाकर घर ले आया। वो किसी बच्ची की तरह जिद कर रही थी और जोर जोर से रो रही थी। मैं 1 घंटे में ही उस पागल लड़की की हरकतें देख देख कर परेशान हो चुका था। मुझे अपने मरे हुए बाप पर भी अब गुस्सा आने लगा था। ना जाने मुझे किस मुसीबत में डाल कर चला गया था मेरा बाप, कि मैं उसकी दूसरी पत्नी की पागल बेटी को पालता फिरूं, मजबूरन उसे बर्दाश्त करूं। सुनैना मेरी सौतेली माँ की पहले पति से बेटी थी। मैं 10 साल का था जब मेरी माँ इस दुनिया से चली गई थी। मेरे पापा ने दूसरी शादी की। मेरी सौतेली माँ जब दुल्हन बनकर इस घर में आई तो वो 3 साल की बच्ची को भी अपने साथ लाई थी, जो देखने में कोई जापानी गुड़िया जैसी लगती थी, लेकिन थी जरा बाबली सी। मेरे पापा ने मुझसे कहा था, सुनैना तुम्हारी बहन है, इसे आज से अपनी बहन ही समझना। लेकिन मैंने गुस्से से कह दिया कि ये लड़की मेरी बहन नहीं है, मैं कभी भी इसे बहन नहीं मान सकता। मुझे ना तो मेरी सौतेली माँ कभी अच्छी लगी थी, ना ही मेरी ये सौतेली बहन। मैं उन दोनों माँ बेटी से बिल्कुल भी बात नहीं करता था। खाना खाने के बाद या तो मैं कमरे में चला जाता या फिर बाहर अपने दोस्तों के साथ चला जाता। स्कूल से आने के बाद मेरा यही रूटीन होता था। मैं हमेशा दोनों माँ बेटी को इग्नोर करता था। लेकिन मुझे सुनैना नाम की बच्ची से नफरत उस समय महसूस हुई जब मेरा सगा बाप मेरी बजाय उससे ज़्यादा मोहब्बत करता था। उसे गोद में उठा उठाए फिरता जैसे वो उसकी सगी बेटी हो, और मैं सौतेला। ये सब देखकर मेरा खून खौल उठता था। जब मैं अपने बाप को उस पागल लड़की से प्यार करते देखता तो मुझे ना जाने क्यों उससे चिढ़ हो गई थी। एक बार जब मैं छोटा था तो अपने खिलौनों से खेल रहा था, जब वो मेरे खिलौने लेने की जिद करने लगी। मैंने कहा, खबरदार जो मेरे खिलौनों को छुआ भी। लेकिन वो जोर जोर से रोने लगी और जिद करने लगी। मैंने उसके मुंह पर जोर से एक थप्पड़ मार दिया। मेरा थप्पड़ इतनी जोरदार था कि वो दूर जाकर गिरी थी। उसी वक्त मेरे पापा घर में दाखिल हुए थे। ये देखकर मेरी सौतेली माँ भी मुझे घूरने लगी और पापा ने मुझे बहुत जोर का थप्पड़ मारा। कहने लगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मासूम सी बच्ची पर हाथ उठाने की। बस उसके बाद मुझे सुनैना से नफरत सी होने लगी थी। जैसे जैसे समय गुजरता गया, मेरी नफरत भी उस पागल के लिए बढ़ती ही रही। फिर मैं 17 साल की उम्र में ही अपनी पढ़ाई को बाय बाय करके और पापा से जिद करने लगा कि मुझे लंदन जाना है। वहाँ मेरा एक दोस्त अपने बाप के साथ जा रहा था, तो मैं भी उनके साथ चला गया।
कोई डिग्री तो मेरे पास थी नहीं, इसलिए पेट्रोल पंप की जॉब कर ली। अब 10 साल बाद आया तब भी मेरे बाप ने सगे बेटे की बजाय सब कुछ उस सौतेली बेटी को दे दिया था। वो अब भी मुझसे जिद कर रही थी और मुझे उस पर गुस्सा आया कि मैंने उसके मुंह पर खींच के थप्पड़ मार दिया था। लेकिन मैं नहीं जानता था ये थप्पड़ मेरे लिए इतनी बड़ी मुसीबत बन जाएगा। वो जोर जोर से चीखे मार मार कर रोने लगी थी। घर आकर भी उसका रोना कम नहीं हो रहा था। शाम हो चुकी थी, वकील किसी भी समय घर पहुंच सकता था। अब मुझे अपने किए पर गुस्सा आया कि क्यों इस मुसीबत को थप्पड़ मार दिया। मैंने खुद पर जब्त बांधा और फिर सुनैना के पास आ गया। मैंने कहा, सुनैना देखो, मैं तुम्हें कल बहुत सारे खिलौने लाकर दूंगा, अभी चुप हो जाओ। लेकिन वो किसी छोटे बच्चे की तरह रो जा रही थी। आशी भाई गंदा है, मुझे थप्पड़ मारा है। वो रोते हुए कहने लगी, मैं पापा को बताऊंगी, उन्हें घर आने दो। उस पागल को ये तक मालूम नहीं था कि पापा मर चुके हैं। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे चुप करवाया था। 2-3 चॉकलेट खाकर ही वो चुप हुई थी। फिर मेरे कहने पर उसने मुंह हाथ धोकर अपने कपड़े भी बदल लिए थे। अगर वो चुप होती थी तो बड़ी अच्छी लगती थी। कोई उसे देखकर पागल नहीं समझ सकता था, लेकिन थी तो वो पागल ही। खैर वकील घर पहुंचा तो सुनैना से पूछने लगा कि अक्षत का रवैया तुम्हारे साथ कैसा है। ये सुनकर सुनैना ने मुझे घूरते हुए देखा। मेरी तो जान ही निकल गई थी कि कहीं ये बता न दे कि मैंने उसे थप्पड़ मारा है। वो कहने लगी, आशी भाई गंदा है। और ये सुनकर मेरी जान लबों पर आई थी। फिर वो कहने लगी, मुझे टॉयज लेकर नहीं देता। वकील कहने लगा, मैं तुम्हारे भाई को पैसे दूंगा तो वो तुम्हें ढेर सारे टॉयज खरीद कर देगा। ये कहकर एक चेक मुझे वकील ने दिया। कहने लगा, तुम्हारे पापा ने जो दुकानें खरीदी थी उनका आधा किराया वो सुनैना के इलाज पर खर्च करते थे और आधा उसके फ्यूचर के लिए बैंक में जमा होता है। अब वो यहाँ घर पर है और तुम उसकी देखभाल करोगे तो ये तुम रखो। सुनैना की शादी के बाद ये चेक भी उसके पति को ही मिलेगा। ये सुनकर मेरी जान और जली थी। मैंने वो चेक उससे ले लिया। 50,000 का चेक था। बिना कमाई किए मेरा महीना आराम से गुजर सकता था। अगले दिन मैंने सुनैना के लिए बहुत सारे खिलौने लाकर दिए। वो बहुत खुश हुई थी। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे और मैं अपना दिमाग चला रहा था कि सुनैना नाम की आफत से कैसे पीछा छुड़ाऊं। मैं चाहता था कि सुनैना से मेरा पीछा भी छूट जाए और सारी जायदाद भी मुझे मिल जाए। फिर मैंने अपने एक बहुत ही भरोसेमंद दोस्त से बात की कि मुझे कोई बेवकूफ़ सा लड़का चाहिए जिससे मैं अपनी बहन की शादी करवा सकूं और उससे सारी जायदाद वापस मेरे नाम करवा सकूं। मेरी बात सुनकर मेरा दोस्त कहने लगा, ऐसा लड़का मिलना तो बहुत मुश्किल है। किसी गरीब लड़के को भी तुम लालच देकर अगर सुनैना की शादी करवा दोगे तब भी वो जब ये जान लेगा कि वो करोड़ों का मालिक है वो तुम्हें घर से निकाल देगा। मेरे दोस्त की बात भी ठीक थी। फिर मेरा दोस्त कहने लगा, देख अक्षत, मेरे पास एक आइडिया है। अगर तू मेरी बात मान ले तो सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम आ जाएगी और तुझे बिल्कुल भी हाथ पैर नहीं चलाने पड़ेंगे। बैठे बिठाए सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम चली जाएगी। मैंने कहा, अच्छा ऐसा कौन सा आइडिया है? और फिर जो कुछ मेरे दोस्त ने मुझसे कहा मेरा खून खौलाने के लिए काफ़ी था। गुस्से के मारे मैंने उसका गिरेबान पकड़ लिया। मैंने कहा, तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? वो बहन लगती है मेरी और मैं इतना बेगैरत नहीं हूँ। उसने अपना गिरेबान मेरे हाथों से छुड़ाया और कहने लगा, वो तुम्हारी सगी बहन नहीं है। उसका बाप कोई और था और माँ भी कोई और थी और तुम्हारे माँ बाप भी अलग ही थे। तुम दोनों का कोई भी सगा खून का रिश्ता नहीं बनता है। तुम्हारी उससे शादी हो सकती है और यही एक तरीका है कि तुम सारी जायदाद के मालिक बन सकते हो। ये सुनकर मैं चुप सा हो गया था। मेरा दोस्त वहां से चला गया और मैं सोच में पड़ गया था। लेकिन जब भी सुनैना से शादी के बारे में सोचता मेरा दिल हौलने लगता। मैं कैसे उससे शादी कर सकता था? मुमकिन ही नहीं था। लेकिन ये बात भी ठीक थी, मैं जिस इंसान से भी सुनैना की शादी करवाता वो करोड़ों की जायदाद देकर मुझे मेरे ही घर और मेरे ही बाप की जायदाद से बेदखल कर देता। मुझे लगा फिलहाल ये सब करने में कोई हर्ज भी नहीं है। मैंने दूसरे दिन अपने दोस्त से कहा, तुम्हारी बात ठीक है। मैंने वकील से भी बात की। मैंने वकील से भी बात कर ली। वकील भी मेरे और सुनैना के रिश्ते के बारे में जानता था, इसलिए कहने लगा, ठीक है, लेकिन आपको वसीयत तो याद है ना? ना तो आप दूसरी शादी कर सकते हैं, ना ही सुनैना को छोड़ सकते हैं। ध्यान रहे, सूरत में आपसे सब कुछ छिन जाएगा। ये वो कांटा था जो मेरे हल्क में जाकर अटक सा गया था। मैं तो भूल ही गया था मेरे बाप ने मेरे लिए कौन कौन से कांटे बिछा रखे थे। लेकिन फिलहाल तो मुझे सुनैना से शादी करनी थी ताकि मुझे एक अच्छी खासी रकम मिलती और मैं अपना बिजनेस शुरू करता। एक बार मेरा कारोबार जम जाता तो फिर कोई समस्या नहीं थी। मैं सुनैना को छोड़ भी देता तो क्या फ़र्क पड़ता था। मैंने सुनैना से शादी कर ली। उस पागल को तो शादी के बारे में भी कुछ पता नहीं था। वो बस अपने खिलौनों में ही मगन थी। शादी के बाद मैंने वकील से एक अच्छी खासी रकम की डिमांड रख दी, जो कि मुझे मिल भी गई थी।
और फिर मैंने उन पैसों से अपनी एक छोटी सी गारमेंट्स की फैक्ट्री डाली और काम करना शुरू कर दिया। लेकिन असल समस्या तो सुनैना की थी। कोई भी नौकरानी मेरे घर दिन रात रुकने को तैयार न थी। वो कहती, ये पागल लड़की है, एकदम आपे से बाहर हो जाती है और जो भी चीज इसके हाथ में आती है उठाकर मार देती है, ये तो हमारी जान ही ले लेगी। मैं दिन में नौकरानी से घर का काम करवाया करता, खाना बनवाता और उसके जाने के बाद घर को बाहर से ताला लगाकर चला जाता। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि सुनैना अंदर अकेली कैसे रहेगी। मुझे तो इस बात का भी एहसास नहीं था कि वो पागल है, खुद को नुकसान भी पहुंचा सकती है। जब घर वापस लौटता तो पूरा घर बिखरा हुआ होता। सुनैना कुछ खाना खाती, बाकी सब फर्श पर गिरा हुआ मिलता और वो खिलौनों से खेल रही होती। मुझे देखकर मेरे पास आ जाती और बोलती, आशी भाई मेरे चॉकलेट लाए। मैं जेब से एक चॉकलेट निकाल कर उसे थमा देता। लेकिन घर की बिखरी हालत देखकर मुझे गुस्सा आने लगता था। मैं अब उसे डांटने भी लगा था। मैं थका हारा घर पहुंचता और घर का हाल देखकर मेरा जी चाहता कि सुनैना का गला दबा दूं। एक बार तो हद ही हो गई। जब मैं घर में दाखिल हुआ तो गैस की स्मेल मेरी नाक से टकराई थी और मुझे समझते देर न लगी कि सुनैना ने गैस सिलेंडर खोल दिया है। मैंने जल्दी जल्दी घर के सारे खिड़की दरवाजे खोल दिए थे और सुनैना को किचन से खींचकर बाहर सोफे पर बिठाया और एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर रखा था। थप्पड़ इतना जोरदार था कि मेरी उंगली में पहनी अंगूठी उसके गाल पर लगी थी और उसके गाल से खून बहने लगा था। कुछ पल के लिए तो वो कुछ बोल ही नहीं पाई थी और फिर थोड़ी देर बाद उसने रोना शुरू कर दिया था। काफी देर के बाद घर से गैस की स्मेल आना बंद हुई थी। फिर भी मैंने उसे सोफे से हटाया नहीं था और उसे बार बार सवाल कर रहा था कि तुमने सिलेंडर खोला क्यों। वो रोते हुए बताने लगी, मुझे भूख लगी थी और सारा खाना गिर गया था। मैं खुद से खाना बनाने किचन में गई थी, लेकिन मुझसे गैस नहीं चल रहा था। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि सुनैना को घर पर अकेला छोड़ना कितना खतरनाक हो सकता है, लेकिन मैं कर भी क्या सकता था। उस दिन के बाद मैंने एक काम करना शुरू कर दिया कि बीच बीच में मैं घर का एक दो चक्कर लगा लिया करता था। लेकिन सुनैना को बंद करके जाना मेरी मजबूरी भी थी। एक रात मैं गहरी नींद सो रहा था जब बादलों की जोरदार आवाज पर मेरी आंख खुली थी। बाहर बारिश के शोर से मुझे एहसास हुआ बहुत तेज बारिश हो रही है। उसी समय मेरे कमरे का दरवाजा यूं खटका जैसे भूचाल आ गया हो। मैंने जल्दी से उठकर दरवाजा खोला। सुनैना बाहर सामने बदहवा सी खड़ी थी। चेहरे की रंगत उड़ी हुई थी, बहुत ज्यादा डरी हुई लग रही थी। मुझे देखते ही मेरे साथ लग गई। मैं तो एकदम जम सा गया था। अब जबकि सुनैना के साथ मेरा रिश्ता बदल गया था, तो सुनैना की इस हरकत पर मेरे दिल की धड़कनें अजीब तरह से धड़क उठी थीं। मैंने एक झटके से सुनैना को खुद से दूर करना चाहा। मैंने गुस्से से सुनैना से कहा, सुनैना ये क्या हरकत थी। सुनैना कहने लगी, आशी भाई मुझे डर लगता है। मैंने कहा, पीछे तो हटो और मुझे भाई मत कहा करो, सिर्फ आशी कहकर बुलाया करो। लेकिन सुनैना बहुत ज्यादा डरी हुई थी। उसे इतना डरा हुआ देखकर मैंने पूछा, सुनैना क्यों डर रही हो, किससे डर लग रहा है। अब भी वो मुझे भींचे हुए थी। मैंने मुश्किल से उसे खुद से जुदा किया था। बारिश बारिश से डर लगता है। वो बुरी तरह से कांप रही थी। उसकी हालत ये थी कि ना जाने उसे क्या हो जाएगा। मैंने उसे अपने बेड पर लिटा दिया। वो मेरा हाथ पकड़कर लेट गई। कुछ देर में ही वो सो गई थी, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। इस बात में कोई शक नहीं था कि वो बहुत खूबसूरत थी। मैं जितना ये चाहता कि उसकी तरफ ना देखूं, लेकिन मेरी नज़र पूरे कमरे में घूम फिरकर उसी पर जा टिक जाती। मैंने जब देखा कि वो गहरी नींद सो गई है तो अपना हाथ उसके हाथों से खींचा और सोफे पर जाकर लेट गया। काफी देर तक सोने की कोशिश करता रहा, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। वो पूरी गहरी नींद में जा चुकी थी और मैं उठकर बाहर हॉल में आ गया और वहीं सोफे पर लेटकर सो गया। उन्हीं दिनों मेरी फैक्ट्री में एक लड़की जॉब करने लगी थी, जो अच्छी खासी खूबसूरत थी। मुझे भी अच्छी लगने लगी थी। बहुत जल्दी हम एक दूसरे से शादी करने का इरादा रखते थे। एक बार मैं उसे अपने घर ले आया। उसे देखकर सुनैना के माथे पर बल पड़ गए। कहने लगी, ये मेरे घर क्यों आई है, इसे बाहर निकालो। ये सुनकर मीरा मुझे देखने लगी। कहने लगी, अक्षत तुमने क्यों एक पागल लड़की को घर में रखा हुआ है। मैंने कहा, इसे घर में रखना मेरी मजबूरी है। और फिर मैंने मीरा से कुछ नहीं छुपाया, सब कुछ उसे बता दिया। मीरा कहने लगी, जल्द से जल्द इससे अपना पीछा छुड़ाओ। मैं शादी के बाद इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं ये सुनकर चुप हो गया। मैं मीरा को पसंद करने लगा था, इसलिए मेरी कोशिश थी कि जल्द से जल्द मेरा काम जम जाए तो मैं सुनैना से पीछा छुड़ा लूं। और फिर मुझे मीरा ने एक मशवरा दिया कि मैं सुनैना को स्लो पॉइजन देना शुरू कर दूं। इस पागल लड़की की भी कोई जिंदगी है क्या, इसका तो मर जाना ही अच्छा है। इसी तरह से मेरी जिंदगी की मुश्किलें कम हो सकती हैं।
और स्लो पॉइजन से किसी को मुझ पर शक भी नहीं होगा। मुझे मीरा का ये मशवरा अच्छा लगा। मैंने ऐसी ही दवा सुनैना के खाने में मिलाकर उसे देना शुरू कर दी। कभी वो पाउडर आइसक्रीम में डालकर दे देता और कभी खाने में मिलाकर दे देता। मैं भी यही चाहता था कि वो मर जाए। खैर, समय यूं ही गुजरने लगा। एक बार जब मैं घर में दाखिल हुआ, मुझे सुनैना की सिसकियों की आवाज़ें आ रही थीं, लेकिन वो मुझे कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। मैंने उसे पुकारा, लेकिन वो सामने नहीं आई। वो शायद अपने कमरे में थी, क्योंकि उसके रोने की आवाज़ें वहीं से आ रही थीं। मैंने जब उसके कमरे का दरवाज़ा खोला और मैं अंदर दाखिल हुआ, तो मेरी जान ही निकल गई थी। वो एक कोने में डरी सहमी जिस हाल में बैठी थी, मुझे उसे देखकर शर्म आई थी। उसके कपड़े बुरी तरह फटे हुए थे, उसके कमरे का सामान बिखरा हुआ था, उसके बाल भी बिखरे हुए थे। उसके हुलिये और उसके बिखरे हुए बालों को देखकर मुझे समझने में ज़्यादा देर नहीं लगी थी कि कोई उसकी इज्जत को तार तार कर गया था। वो मुझे देखकर डर रही थी। कहने लगी, जाओ यहाँ से, मुझे मत मारो, मैं पापा को बताऊंगी, तुमने मुझे बहुत मारा है। ये कहकर वो रोने लगी। पहली बार मुझे उसकी ये हालत देखकर दुख हुआ था। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा दिल मुट्ठी में जकड़ लिया हो। पता नहीं क्यों उसकी इस हालत का जिम्मेदार मैं खुद को ठहराने लगा। मैंने उस पर बेड पर पड़ी चादर उठाकर डाल दी, फिर उसके पास बैठ गया। मैंने कहा, मेरे पीछे से कोई आया था? सुनैना, कौन आया था, बताओ मुझे। मेरा बस नहीं चल रहा था कि उस इंसान का खून पी जाऊं जिसने उस मासूम सी लड़की के साथ ये जुल्म किया था। वो बहुत डरी हुई थी, कभी ना में सिर हिलाने लगती तो कभी हाँ में। मैंने कहा, मुझे बताओ, मैं उसे बहुत मारूंगा। और फिर वो दोबारा रोने लगी। कहने लगी, मेरे पापा को बुला दो, मुझे पापा के पास जाना है। मैंने कहा, तुम बताओ कौन आया था, मैं पापा को भी ले आऊँगा। वो घर में अकेली होती थी, ये बात सारे मोहल्ले वाले जानते थे। यकीनन जो कोई भी था इसी मोहल्ले से था। सुनैना कहने लगी, वो जो दूध वाला आता है ना सुबह, वो आया था। आशी भाई, उसने मुझे बहुत मारा, ये देखो मेरे कपड़े। ये कहकर वो अपने फटे बाजू दिखाने लगी। उसका चेहरा, उसके बाजू सब जख्मी थे। पहली बार मुझे उस पर तरस आया था। मैंने प्यार से उसके बालों को सहलाया, उसके जख्मों पर दवा लगाई, सुनैना को अपने साथ लगाया। शायद उसे इसी चीज की जरूरत थी, एक पनाह की, एक सुरक्षा के एहसास की। जिस तकलीफ से वो दो चार थी, मेरी जरा सी मोहब्बत और तवज्जो पर रोने लगी। कहने लगी, आशी भाई, जब पापा मेरे पास थे तो मुझे कोई कुछ नहीं कहता था। मम्मी के मरने के बाद भी मुझे रोना नहीं आया था, क्योंकि पापा मेरे पास थे। लेकिन फिर पापा बीमार रहने लगे, इसलिए मुझे डॉक्टर के घर छोड़ गए। आशी भाई, डॉक्टर अच्छे नहीं होते, वो लोग भी मुझे बहुत मारते थे, जैसे उस दूध वाले ने मारा है। वो डॉक्टर मेरे दोनों हाथ पीछे को बांध देते थे और मेरे मुंह में बहुत सारी रुई घुसाते थे ताकि मैं चीख न सकूं। और फिर मुझे वो मेरे साथ लगी रोए जा रही थी, और ये सब सुनकर मेरा दिल ऐसा था जैसे धड़कना भूल गया था। मैंने तो कभी ये सोचा ही नहीं था कि मेरे बाप की बीमारी में सुनैना को कौन संभालता होगा, क्योंकि मेरे लंदन जाने के बाद सुनैना की माँ को टीबी का मर्ज हो गया था, जो बिगड़ गया था, और वो उसी में मर गई थी। फिर पापा ही सुनैना को संभालते थे। शायद अपनी बीमारी के ज़माने में सुनैना को मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया था, और वहाँ उसके साथ ना जाने क्या क्या जुल्म होता रहा था। मुझे याद आने लगा कि डॉक्टर बिल्कुल भी राजी नहीं था कि सुनैना को अपने साथ लेकर आऊं, क्योंकि वो सुनैना के साथ जुल्म करता था। सुनैना रात भर सोते हुए भी सिसकियां भरती रही, कभी नींद में डर जाती तो कभी रोने लगती। यही कहती, मेरे पास मत आओ, मैं पापा को बता दूंगी, वो तुम्हें मारेंगे। पहली बार मुझे लगा कि जो मैंने उस बेजुबान और मासूम लड़की के साथ किया है वो बहुत बड़ा जुल्म है। मैं अपनी ज़िंदगी की खातिर उसे जान से मारने की तरकीबें सोच रहा था। मुझे अब अपने पापा की वसीयत समझ आई थी, उन्होंने क्यों मुझे इतना पाबंद कर दिया था। अचानक ही मुझे पापा का लिखा हुआ वो खत याद हो आया। मैंने उठकर अलमारी का दराज खोला और वो खत निकाला जो उस वसीयत के साथ था। उसे खोलकर देखा तो मेरे पापा ने मुझसे हाथ जोड़कर विनती की थी कि तुम सुनैना से शादी कर लेना और उसे सुरक्षा देना, क्योंकि मुझे तुमसे ज़्यादा किसी और पर भरोसा नहीं है कि वो सुनैना को पनाह दे सकता है। कोई सुनैना की प्रॉपर्टी के लालच में उसे शादी तो कर लेगा, लेकिन उसे वो मोहब्बत और प्यार और तवज्जो नहीं दे सकेगा जो तुम दे सकोगे। सुनैना मेरी सगी बेटी नहीं है, लेकिन मैंने हमेशा उसे बेटी बनाकर पाला है। उसकी मरती हुई माँ से वादा किया था कि मैं सुनैना को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। जब मैं बीमार था तो सुनैना की देखभाल की परेशानी होने लगी थी। मैं बीमार इंसान सुनैना की देखभाल नहीं कर सकता था। और फिर मैंने तुम्हें कई बार कॉल किया कि तुम वापस हिंदुस्तान आ जाओ, लेकिन तुम मेरी बात को हर बार इग्नोर कर देते थे कि तुम्हें छुट्टी नहीं मिल सकती। तुम्हारा इंतजार करते करते मैं मौत की दहलीज पर आकर खड़ा हो गया हूँ।
सुनैना का इस भरी दुनिया में कोई नहीं है। मरने से पहले मैं जो वसीयत लिख रहा हूँ उसे सुनकर शायद तुम्हें दुख लगे, लेकिन मेरा खत पढ़कर तुम्हें मेरी वसीयत समझ में आ जाएगी। सुनैना को अपनाकर उसे सुरक्षा देना और जिंदगी भर उसका साथ निभाना। सुनैना में अभी बचपना है, वो अपनी उम्र के हिसाब से छोटे बच्चों वाली हरकतें करती है, लेकिन अगर तुम उसका बाहर जाकर किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज कराओगे तो वो ठीक हो सकती है। मैं खुद ही उसका इलाज करवाता, लेकिन मेरी जिंदगी ने मुझे इतनी मोहलत न दी। हाथ जोड़कर तुमसे विनती है, अपने मरते हुए बाप की ये बात मान लेना। मैंने वो खत वापस रख दिया। सुनैना अभी तक सोई हुई थी, मगर नींद में भी वो बुरी तरह कांप रही थी। जिस तकलीफ से वो गुजरी थी वो छोटी तो न थी। मैंने अपने आप को कसूरवार समझ रहा था। जब मेरे बाप बीमार थे तो सुनैना की देखभाल के लिए किसी अपने की जरूरत थी। वो मुझे बार बार बुलाते थे, लेकिन मैं छुट्टी न मिलने की वजह बताकर उनकी बात को इग्नोर कर देता था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि सुनैना के साथ इतना बड़ा जुल्म हो जाएगा। पापा ने मजबूरी में सुनैना को मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया था और वहाँ उसके साथ इतना सब कुछ हो गया था, और इस सब का कसूरवार मैं खुद को समझ रहा था। अगर मैं समय से घर आ जाता तो सुनैना के साथ ये सब कुछ ना होता। सुबह जब वो दूध वाला दूध देने आया तो मैंने उसकी अच्छे से खातिरदारी की थी और फिर उसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। और ये देखकर सुनैना बहुत खुश हुई थी। मुझसे कहने लगी, हाँ इसे और मारो, इसे छुरी से काट दो, इसने मुझे बहुत मारा था। मैंने भी उस दूध वाले को लहूलुहान करके रख दिया था। रात को जब मैं सुनैना को खाना खिलाने के लिए निवाला बनाकर उसे खिलाने लगा तो वो कहने लगी, आशी भाई आज इसमें पाउडर नहीं डालोगे। उसकी बात ने मुझे अंदर तक झकझोर के रख दिया था। मैं सुनैना के बचपने का फायदा उठाकर उससे छुपाकर वो स्लो पॉइजन उसके खाने में नहीं डालता था, बल्कि उसके सामने ही थोड़ा सा पाउडर उसके खाने की चीज़ों में डाल देता था, क्योंकि मुझे पता था ये पागल है, इसको कुछ भी समझ नहीं आएगा। और आज जब उसने कहा तो मैं अपने आप से नज़र नहीं मिला पा रहा था। मैंने नाम में सिर हिला दिया। सुनैना कहने लगी, तुम भी चाहते हो ना कि मैं मर जाऊं? उसकी बात सुनकर मैंने अचानक ही उसकी तरफ देखा था। वो ये बात कैसे जानती थी? वो कहने लगी, मैं सबको बुरी लगती हूँ, बस पापा को ही अच्छी लगती हूँ। मुझे पता है मैं वो पाउडर खाऊंगी तो मैं मर जाऊंगी। तुम्हारी दोस्त उस दिन यही तो कह रही थी। शायद वो मेरी और मीरा की बातें सुनकर कुछ कुछ समझ चुकी थी। अगर वो ये जान चुकी थी कि मैं उसे खाने में जहर दे रहा हूँ तो फिर वो क्यों जहर खा रही थी? उसकी मासूमियत पर मेरा दिल रो उठा था। फिर वो कहने लगी, तुम मुझे जहर मत दो, अपने दोस्त को अपनी दुल्हन बना लो, मुझे बस मेरे पापा के पास छोड़ दो, मुझे पापा के पास जाना है। मैंने सुनैना को कोई जवाब नहीं दिया और बस उसे खाना खिलाता रहा। दूसरे दिन मैंने मीरा से कह दिया कि मैं उसे शादी नहीं कर सकता। मैंने ये कहकर फ़ोन बंद कर दिया था। मुझे अब सुनैना का इलाज करवाना था और मैंने नोट किया था वो प्यार से हर बात मान जाती थी। मेरी जरा सी तवज्जो पाकर वो पहले से बहुत अच्छी हो गई थी। घर को भी साफ सुथरा रखने लगी थी। मेरे बहुत से छोटे मोटे काम भी कर देती थी। जहाँ दवा असर न करे वहाँ प्यार असर कर जाता है। मेरी मोहब्बत का ही असर था कि सुनैना पहले से अच्छी होने लगी थी। मैंने अपना कारोबार अपने मैनेजर के हवाले किया और सुनैना को लेकर लंदन चला गया। वहाँ मैंने एक अच्छे से डॉक्टर से सुनैना का चेकअप करवाया और सुनैना का इलाज करवाने लगा। धीरे धीरे सुनैना ठीक होने लगी थी। उसको हमारे रिश्ते के बारे में भी समझ आने लगी थी। मैंने उसे पापा के बारे में भी बता दिया था कि पापा अब इस दुनिया में नहीं हैं। पहले तो वो बहुत रोई थी, लेकिन जल्दी ही वो संभल गई थी। अब मुझे आशी भाई नहीं अक्षत कहकर बुलाया करती थी, क्योंकि उसे हमारे रिश्ते की समझ आ गई थी। पूरे 6 महीने के बाद जब मैं लंदन से घर वापस आया, उस समय तक सुनैना बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। और इन 6 महीनों में सुनैना का ध्यान रखते रखते मैं उसकी मोहब्बत में पूरी तरह डूब चुका था। और सुनैना भी तो मेरे बिना एक पल भी कहीं नहीं रुकती थी। हमेशा मेरे साथ लगी रहती और मुझसे कहती, मुझे छोड़कर मत जाना अक्षत, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी। मैंने भी सुनैना से वादा किया था कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। जब मैं और सुनैना अंदर कमरे में दाखिल हुए तो कमरे की डेकोरेशन देखकर सुनैना चौंक पड़ी थी और अगले ही पल उसके चेहरे पर शर्म की लाली दौड़ गई थी। मैंने अपने दोस्त को अपने आने की खबर दे दी थी और मैंने उसे समझा दिया था कि उसे क्या करना है। हमारी शादी को 8 महीने होने वाले थे और अभी तक मैंने सुनैना को छुआ भी नहीं था। सुनैना अब पूरी तरह ठीक थी और अब मैं सुनैना के साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत करना चाहता था। आज की रात हमारी सुहाग रात थी। मेरे दोस्त ने सारी तैयारियां कर रखी थीं और जैसे ही हम कमरे में दाखिल हुए, गुलाबों की महकती खुशबू और सजे हुए कमरे ने सुनैना को चौंका दिया था। उसके चेहरे पर छाई शर्म की लाली और झुकी हुई पलकें मेरा दिल बेकाबू कर गई थीं।
मैंने सुनैना को बाजू से पकड़कर बेड पर बिठाया। मैंने सुनैना से कहा, सुनैना, आज की रात हमारी ज़िंदगी की नई शुरुआत है। इससे पहले जो कुछ भी मैंने तुम्हारे साथ किया, आशा करता हूँ तुम मुझे माफ़ कर दोगी। सुनैना ने कहा, मैंने तो कब का तुम्हें माफ़ कर दिया है अक्षत, और दिल से तुम्हें स्वीकार भी कर लिया है। मैंने मुंह दिखाई में सुनैना को सोने की चैन पहनाई जिस पर ए और एस बना हुआ था। ये मैंने स्पेशल सुनैना के लिए बनवाई थी। और इस गिफ्ट को पाकर सुनैना की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे और खुशी के मारे वो मुझसे लिपट गई थी। मैंने भी उसे अपनी बाहों के घेरे में कस के भर लिया था। ये रात हमारी ज़िंदगी की यादगार रात थी। आगे हमारी ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत होने वाली थी। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। दोस्तों, जाते जाते कहानी को लेकर अपनी राय ज़रूर देना, जिससे कि हमें पता लगे कि आपको हमारी कहानी पसंद आती है या नहीं। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ।